हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के टाइटल में देखा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो के एंड तक रहोगे और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। 14 अगस्त 1947 दो कौमी नजरिए पर अमल करते हुए भारत से अलग होकर एक देश बना पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान बना था तब शायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर भारत के साथ रिश्ते इतने खराब होंगे। इसी वजह से उन्होंने अपने मुंबई के घर को नहीं बेचा था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में 1947 से 1958 तक 8 वजीर आजम आते हैं, जबकि आने चाहिए थे 2। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान के बनते ही सियासी हुक्मरानों के लिए ये एक गैर मौजू जमीन थी जहां पर वो टिक नहीं पाए, और इसी वजह से 10 साल में 8 वजीर आजम आते हैं और उन्हें फारिग कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो आइए इसे समझने के लिए हम थोड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर चीजें कैसे काम करती है, वहां के इलेक्शन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। 1973 के संविधान के अनुसार पाकिस्तान की संसद बाइकैमरल है, यानी द्विसदनीय है। इनके संविधान के अनुच्छेद 50 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि पाकिस्तान की संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें नेशनल असेंबली और सेनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में अगर आपने मेजोरिटी लाई तो आपकी सरकार बनेगी। ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली है जिसमें 336 सीट्स होते हैं। इनमें से 266 सीट्स पर डायरेक्ट वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, और 70 सीट रिजर्व्ड होते हैं। 70 सीटों में भी 60 सीट्स महिलाओं के लिए और 10 सीट्स माइनॉरिटी यानी नॉन मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। इन रिजर्व सीटों पर डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, इलेक्शन नहीं होते उधर। वहां पर पार्टी की तरफ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन सी पार्टी अपने यहां से कितने सीटों पर महिलाओं और माइनॉरिटी को डायरेक्ट अपॉइंट करेगी, डायरेक्ट भेजेगी उन सीटों पर, यह डिपेंड करता है कि उस पार्टी को 266 सीटों में से कितने % सीट मिले। तो ये शायद थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हुई हो, तो चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। जैसे मानिए 266 सीट्स पर आपकी पार्टी को मिले हैं 50% सीट। तो अब ये जो रिजर्व सीट है उनमें से 60 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व है ना, तो वहां पर उसका 50% कितना होगा? 30। तो वहां पर आपको 30 एडिशनल सीट्स मिलते हैं। वहां पर आप अपने लोगों को अपॉइंट करके भेज सकते हो। फिर माइनॉरिटी के लिए कितने सीट्स रिजर्व थे? 10 सीट्स। तो वहां उसका 50% कितना होगा? 5। तो 5 एडिशनल सीटों पर आप अपने पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपको जीतने के लिए टोटल 169 सीट्स की दरकार होगी। तो अगर मैं टोटल को जोड़ दूं तो 169 सीट्स आपको चाहिए जीतने के लिए। अगर आपके पास 169 सीट्स है तो फिर आप अपना सपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज दीजिए कि हम मेंबर से, और हमारे जो लीडर है वो ये है, और इनको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। फिर जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो एक लिस्ट प्रेसिडेंट को भेजेंगे कि ये मेंबर्स है, इनको आप मिनिस्टर बना, जैसा कि पार्लियामेंट सिस्टम में होता है वही एग्जैक्टली यहाँ पर है कैबिनेट सिस्टम। अब बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के इन्फ्लुएंस के बारे में। जब कभी भी आपने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को फॉलो किया होगा तब आपने एक वर्ड काफी बार सुना होगा, एस्टैब्लिशमेंट। ये लफ्ज कई बार वहां के पॉलिटिशियंस के द्वारा भी इस्तेमाल होते हुए आपने सुना होगा, देखा होगा। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलिए पहले इसको समझते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो टॉप टायर आर्मी की लीडरशिप है वो उस पर ही मुनस्सिर है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जो आम आर्मी ऑफिसर या आम सोल्जर है वो तो एस्टैब्लिशमेंट के अफराद में नहीं आते। तो इस पर सबसे ताकतवर ओहदे पर होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर आते हैं 111 ब्रिगेड। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब कभी भी मार्शल लॉ लगा है वो 111 ब्रिगेड के थ्रू ही लगा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की प्रोटेक्शन और वजीर आजम की घर की प्रोटेक्शन, हाउस की प्रोटेक्शन, ये 111 ब्रिगेड के पास ही मोस्टली होता है। तो इसी वजह से जब कभी भी उनको ये ऑर्डर दिया जाता है मार्शल लॉ का तो वो उसको वहीं से अप्लाई करते हैं। फिर आते हैं DGISI, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा जो इनर ग्रुप होते हैं जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस, कई सारे सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस ये सारे किए हैं,
जो कोर कमांडर होते हैं उनका भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है। जब कभी भी आप सुनते हो ब्लडलेस कू हो गया तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि जाहिर सी बात है जो सिविलियन फोर्सेज है वो इनके खिलाफ उठ खड़े नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी शख्सियत का नाम नहीं है, चाहे वो जनरल वाजवा हो या फिर आसिम मुनीर साहब हो, किसी का भी नहीं। कोई पार्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, इट्स द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। जब से पाकिस्तान बना था तभी से हम पाकिस्तानी आर्मी का दबदबा देखते हैं पाकिस्तान में। वैसे तो इसके कई सारे वजह बताए जाते हैं पर मुख्यतः इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जेनेसिस में ही एक इनसिक्योरिटी है फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसको भुनाता रहता है और इस बिना पर पाकिस्तानी आर्मी बजट में से पैसे लेते रहते हैं और पाकिस्तानी जनता का चॉइस सेकेंडरी हो जाता है। दूसरा कारण, पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करना चाहती है फॉरेन पॉलिसी को। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि चलो ये तो समझ में आता है कि अगर भारत के नाम पर पाकिस्तानी जनता में डर का माहौल रहेगा तो उसका फायदा पाकिस्तानी आर्मी को है, लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी पर क्यों कंट्रोल करना? तो देखिए, जो ग्रांट्स मिलते हैं उसमें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के भी बड़ी ग्रांट्स मिलते हैं होते हैं जो यूएस देता आया है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तानी आर्मी के पास फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल होगा तो जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए, वेपनरी के लिए जो ग्रांट्स यूएस से मिलता आया है, जो यूएस से जो हेल्प मिलता आया है, उसमें मदद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के जो जनरल्स होते हैं उनको आप देखोगे दे आर वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आप भारत में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं देखते। ऐसे फॉरेन पॉलिसी पर हमारे जो सिविलियन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डॉक्टर एस जयशंकर साहब और मोदी जी, बस इन्हीं को आप एक्टिव देखोगे, आर्मी को नहीं। अब तीसरा कारण, डिजायर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। ओन इंटरेस्ट, आप भी सोच रहे होंगे कि ये आखिर कैसे? तो इसको समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एक्स ब्यूरोक्रेट आयशा सिद्दीकी जी की किताब इनसाइड पाकिस्तानीज मिलिट्री इकोनॉमी। जब मैंने ये किताब पढ़ा तो मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया था क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था इससे पहले कि पाकिस्तान में इतना बड़ा स्टेट विद इन द स्टेट मौजूद है। तो क्योंकि 2008 में ही मुशर्रफ साहब के फौरन जाने के बाद आयशा जी कहती है उस किताब में कि पाकिस्तानी आर्मी के पास $100 बिलियन की एम्पायर है। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। इस किताब से आपको पता चलेगा कि कई सारे बिजनेसेस जैसे सड़कें बनाने के नेटवर्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एयरलाइंस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, रियल एस्टेट एम्पायर और भी बहुत सारे बिजनेसेस पे पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। पाकिस्तान में निवेश के मुद्दों पर डिसीजन लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने अलग से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की गठन की है। तो इसी वजह से चाइना को भी आप देखोगे पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ मिलकर अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक से अपनी स्ट्रेटेजी जो गदर तक आने की बना रहा है, तो इसी वजह से वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ है। और क्योंकि वहां से जो पैसे फाइनल होते हैं वही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस बेमौत है $100 बिलियन की। कई सारे फाउंडेशंस बना रखी है पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी, और इसी फाउंडेशंस के बिहाफ पर आप देखोगे कि उनके जो बड़े बड़े जनरल्स होते हैं वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स बन गए, बिजनेसमैन बन गए। फिर पता चलता है कि किसी को करप्शन के केसेस लग गए तो कोई लंदन में सेटल है और कोई दुबई में सेटल है, बस यही चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ साथ पाकिस्तान के इकोनॉमी में भी दखल तो डाल ही रही है? अब बात करते हैं 2024 में पाकिस्तान में हुए इलेक्शन के बारे में। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री पद के मुख्य 3 दावेदार इमरान खान पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई से, बिलवाल भुट्टो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है। पीटीआई के लीडर इमरान खान कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी हम बने हैं, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा 93 सीट्स मिले थे। लेकिन टेक्निकली वो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी की जो सिंबल है क्रिकेट बैट उसको बैन कर दिया गया है। उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ पाई। तो उनके पार्टी के जो लीडर्स थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ते हो तो इलेक्शन कमीशन आपको अलग अलग सिंबल देता है। तो इनकी चिंता ये थी कि भाई हमें तो हमारे चाहने वाले पहचान ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि शुरू से ही वो कह रहे थे कि जो PMLN, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उसको आर्मी का अल्टीमेट सपोर्ट है। तो एक तरीके से इलेक्शन की रिगिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इमरान खान ने कही है। 17 फरवरी 2024 को शनिवार के दिन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, पंजाब प्रोविंस के रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा जी ने खुद ये कहा कि जी हाँ, मैंने धांधली की है और 70-70 हजार के वोट का मार्जिन रखा है हारे हुए पार्टी को जिताने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, वो भी इस पूरे धांधली में शामिल है। उन्होंने खुद को सरेंडर किया और कहा कि जो जो लोग इस पर शामिल है उनको खुले तौर पर सामने आना चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स है वो खुद आके सामने आके बोल रहे हैं कि जी हाँ, हमने धांधली की है। हालांकि ECP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन एलिगेशंस को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया, पर कई सारे रिपोर्ट्स का ये कहना था कि इलेक्शन के रात को जो कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव है उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा फॉर्म 45 नहीं दिया गया। फॉर्म 45 जिसमें पुलिंग स्टेशन के एसेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि स्टेशन नंबर हो गया, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में आता है वो, रजिस्टर्ड वोटर्स के टोटल नंबर हो गए, वहां कितने वोट डले हैं, कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है फॉर्म 45 में। तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में बैलेट पेपर में वोटिंग होती है, तो फॉर्म 45 उनको कई घंटों के बाद भी नहीं मिला। 11 फरवरी को PTI सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने कहा कि नेशनल असेंबली के 18 सीट्स पर फॉर्म 47, जिसमें प्रोविजनल रिजल्ट्स होते हैं, उसको गलत तरीके से बदल दिया गया। कई सारे जगह पर तो कंस्टिट्यूएंसी में जितने टोटल वोट्स है उससे भी ज्यादा वोट्स कैंडिडेट को मिले हैं। कुछ एरियाज पर इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। इस्लामिस्ट जमात इस्लामी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हाफिज नईमुर रहमान चुनाव जीत गए थे, पर आरोप ये लगा कि गलत तरीके से वो चुनाव जीते हैं और इसी वजह से वो अपनी सीट को ही सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने जीत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इन सब के अलावा इंटरनेशनल लेवल में भी कई सारे कंट्रीज पाकिस्तान के इलेक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हाई कमिश्नर पाकिस्तान को एक लेटर भेजते जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि इट इज रिग्रेटेबल हाउएवर दैट द पाकिस्तानी पीपल वर रेस्ट्रिक्टेड इन देयर चॉइस सिंस नॉट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर अलाउड टू कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। तो खुलेआम वो भी ये बात कह रहे हैं। US, UK, EU ये सारे एलिगेशंस लगाई रहे पाकिस्तान पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन है तो इतनी ज्यादा टेंशन इन देशों को क्यों हो रही है? 25 करोड़ के आबादी वाले देश को लेके आखिर वेस्ट इतना कंसर्न क्यों है? तो देखिए, पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन तो है, न्यूक्लियर बेस्ड नेशन है, और मिलिट्री का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दखल और उससे होने वाली इंस्टेबिलिटी का इफेक्ट कहीं ना कहीं बाकी के देशों को भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पाकिस्तान के बॉर्डर अफगानिस्तान से कनेक्टेड है और अभी इनका आपस में इशू चल रहे हैं। ईरान के साथ भी कन्फ्लिक्ट, ईरान शिया एंगल, तो सेक्टरियन कन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, न्यूक्लियर एनेबल पावर और चाइना के साथ दोस्ती। तो एक तरीके से ये कॉज ऑफ कंसर्न तो है। स्पेशली यूरोपियन नेशंस आर कंसर्न अबाउट स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब जरा इसकी जियोपॉलिटिकल प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि क्या हो सकता है। कहा यह जा रहा था कि साउथ एशिया जो एक तरह से कोमा में चला गया था वो शायद अब रिवाइव होगा अगर पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो 2024 साउथ एशिया के लिए क्रिटिकल होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि 2024 में पाकिस्तान में भी चुनाव थे और इंडिया में भी चुनाव है अप्रैल में। तो माना यह जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी पूर्ण बहुमत से पाकिस्तान में सरकार बनाती है तो शायद आने वाले दिनों में भारत के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले भी कि उनकी तरफ से कोशिश की गई थी और पाकिस्तान की अभी जो हालत है इकोनॉमी की उसे देखते हुए लग तो यही रहा था कि शायद वो अब जियो इकोनॉमिक्स को प्राइमेसी देते और जियो पॉलिटिक्स को पीछे रखते, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के कई सारे पॉलिटिशियंस भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे थे इनडायरेक्टली। पर क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो जो यथार्थवादी के विश्लेषक है यानी रियलिस्ट सेगमेंट के एनालिस्ट, उनका तो यही कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी की पकड़ अभी भी पाकिस्तान में बनी रहेगी। जो आसिम मुनीर है वही वजीर आजम के सारे काम करेंगे। पाकिस्तान के जो बेस्ट फ्रेंड है US और चाइना, वो भी और ज्यादा दिन तक फ्रेंड नहीं रहने वाले, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है।
तो यूएस पाकिस्तान को प्रॉब्लम टू मैनेज की दृष्टि से देखता रहेगा और चाइना लास्ट वाले स्थिति तक पाकिस्तान के साथ रहेगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अदर एस्पेक्ट्स, और उसके बदले चाइना पाकिस्तान से कुछ न कुछ लेवरेज लेता रहेगा, जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तानी जनता को ही उठाना पड़ेगा। तो कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शन चाहे कोई भी जीते, फाइनल शॉट तो पाकिस्तानी आर्मी ही लेगी। साल 2018 में जब इमरान खान इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं, तब भी कई सारे लोगों का यह कहना था कि वो भी एक्चुअली पाकिस्तानी मिलिट्री के सपोर्ट से ही बने थे। बल्कि सैयद मुजम्मिल जैसे एक्टिविस्ट रिपोर्टर का तो ये तक कहना है कि इमरान खान के ऊपर पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट चल रहा था, और जब 2018 में पाकिस्तानी आर्मी को एक नए चेहरे की तलाश थी, तब उन्हें यह चेहरा मिला इमरान खान के नाम पे। नवाज शरीफ, जो कि 1990, 1997 और 2013 में अब तक पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और तीनों बार ही उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसीलिए उन्होंने भी कई दफा पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। शायद यही एक वजह है कि नवाज शरीफ ने टीवी में आके ये तो डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी पार्टी पीपीपी और कई कुछ पार्टियों से मदद लेकर सरकार तो बनाएगी पाकिस्तान में, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो नवाज शरीफ एक्सपीरियंस्ड है, सीजन्ड है, तो शायद वो जानते हैं कि अगर पूर्ण बहुमत ना मिले तो पाकिस्तान में राज करना इतना आसान नहीं होता। इसी वजह से ये लाइन बड़ा मशहूर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में सबसे इनसिक्योर जॉब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की होती है। हुसैन हक्कानी साहब अपने रीइमेजिनिंग पाकिस्तान किताब में कहते हैं कि इससे पहले जो 11 इलेक्शन हुए थे, उनमें हर इलेक्शन में ऐसी गड़बड़ियां देखी गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान तभी अपने प्रॉब्लम से निकल पाएगा अगर पाकिस्तान में एक अच्छा डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगा, और डेमोक्रेसी तभी स्टैब्लिश हो पाएगा अगर वहां पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, कि नहीं तो फिर जनता विश्वास ही नहीं कर पाएगी कि इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट हुए भी या नहीं। तो फिर ऐसे में कैसे लोकतंत्र बन पाएगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है, जैसे आर्मी एक प्लेयर हो गई, जुडिशरी और सिविलियन रिपब्लिकन गवर्नमेंट एक प्लेयर हो गई, तो ये सारे प्लेयर किसी एक रूल को मानते ही नहीं। जनरली देश में अगर स्टेबिलिटी लानी हो तो आपको एक रूल को मानना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं यूएस में जुडिशरी सुप्रीम है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, लेकिन अगर हम फोर्सेस की बात करें तो हमारे यहाँ फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट एड एंड एक्ट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के एडवाइस में। लेकिन क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लिमिटेशंस लगाई गई है? जवाब है नहीं। तो हक्कानी साहब ये कह रहे थे कि कुछ ग्राउंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। अगर लोग किसी को चुनना चाहते हैं तो उन्हीं को चुनने दिया जाए। फर्जी मुकदमे बनाकर आप किसी पॉपुलर लीडर को अंदर नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज कि वो आर्मी की पकड़ को कमजोर कर रहा हो। पर अंग्रेजी में एक कहावत है, द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ताकत जो है, पावर जो है, वो बंदूक की नाली से बहती है। ये बात पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो वहां पर तो हमें यही दिख रहा है। तो अब कंक्लूजन ये है कि अगर पब्लिक को खुश करना है तो आपको ट्रेड और लिबरलाइजेशन तो करना होगा, फैसिलिटेशन करना पड़ेगा, और साथ ही अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना होगा। यू कैन नॉट सोलली डिपेंड ऑन चाइना इफ यू आर थिंकिंग कि चलो सीपेक से उद्धार हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला। तो आपको देखना होगा कि आप कैसे अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। अभी इंडिया में आप देखोगे कि टाटा ग्रुप की जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान से ऊपर चली गई है, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ऊपर चली गई है। तो इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। वहां की सिविल सोसाइटी को मजबूत होना पड़ेगा, वहां की मीडिया को इंडिपेंडेंट होकर सोल्यूशन सेंट्रिक होना पड़ेगा, और वहां के पॉलिटिशियंस को भी पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स छोड़कर वहां के डेवलपमेंट, वहां के जनता के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, माइनॉरिटी के राइट्स के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। तभी देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो फिर अगर हर बात पे पॉलिटिशियंस भी अगर इस्लामिक टच ढूंढने लगे पॉलिटिक्स में, हर बार आप गजवाए हिंद, जिहाद, इन सब आइडियाज को अगर प्रोपोगेट करते रहोगे अपनी सोसाइटी में, तो आपके सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा। इससे देश आगे नहीं बढ़ने वाला। इन सब सेंटीमेंट से देश बल्कि मजीद पीछे आएगा। हर बार एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, गजवाए हिंद,
कलमा पढ़ के देश बनाए, इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा पॉलिटिक्स से, इन सब चीजों को, स्टेट से, मजहब को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। हर बात पे अगर आप मजहब को घुसाओगे, हर बात पे आप अगर धर्म को घुसाओगे तो देश कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा। माइनॉरिटी के साथ गलत होगा तो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि आप पहले अपने देश की, नेशन की जो सोशल फैब्रिक है उसको कैसे ठीक करें, उस पर वहां की सिविल सोसाइटी को काम करना पड़ेगा और वहां के पॉलिटिशियंस को भी उस पर काम करना पड़ेगा। तमाम को प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगा, झूठी बनी बनाई हिस्ट्री ना पढ़ाकर जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको पढ़ाना पड़ेगा, तभी अवाम जो है वो प्रॉपरली एजुकेटेड होगी। सैयद मुजम्मिल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन मिलती है उससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होता। इसकी वजह यही है कि वहां पर चीजों को सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता, जो असल हिस्ट्री है उसको नहीं बताया जाता, और हर आपको टेक्स्ट बुक पे मजहब ही आपको दिखने को मिलेगा। तो ऐसे में फिर अवाम जो है वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हो पाएगी, वो बस उन्हीं चीजों को सुनना पसंद करेगी, जो उन्हीं चीजों को पढ़ना पसंद करेगी जो वो सुनना चाहती है। तो इससे जो रियलिस्ट आइडिया है वो पीछे रहेगा और अनडिस्प्यूटेड वे में चीजों को देखना पसंद नहीं करती पाकिस्तान की अवाम। इसकी वजह यही है कि अगर आप प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होगे तो आप चीजों को स्पेक्टिक की आंख से नहीं देख पाओगे, और स्पेक्टिक की आंख से ना देखते हुए अनडिस्प्यूटेड वे में अगर चीजों को देखोगे तो ये आपकी इंटेलेक्ट के साथ नाइंसाफी है। अभी जिस इकोनॉमिक ट्रबल पे, जिस इनसिक्योरिटी डिलेमा के साथ पाकिस्तान अभी चल रहा है, जो अभी पाकिस्तान झेल रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि शायद ये मुल्क और ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला। तो इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को भी अब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइडलाइन करना पड़ेगा, तभी शायद ये देश आगे आ पाएगा। तो एनीवे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।